ओके, सो आई होप सो कि सभी स्टूडेंट्स रिएक्ट से जावा स्क्रिप्ट से फैमिलियर होंगे, तो जावा स्क्रिप्ट आप लोग पढ़ चुके होंगे। सो स्टार्ट करते हैं रिएक्ट से। नोटबुक निकालो और कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैं आपको रिएक्ट के बारे में। देखिए रिएक्ट के बारे में, रिएक्ट जेएस was developed by React.js was developed by Jordan Walk, स्पेलिंग स्क्रीन पे देख लो। In 2013, and now current version is 18.2.0. 18.2.0। देखिए React.js is a JavaScript library। ठीक है, React.js is a JavaScript library used to develop front end of a web application। फ्रंट एंड ऑफ अ वेब एप्लीकेशन। हाँ कुछ हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट हैं, कुछ आपके हैं। फ्रंट एंड ऑफ अ वेब एप्लीकेशन, एक वेब एप्लीकेशन के फ्रंट एंड को बनाने के लिए हम लोग रिएक्ट जेएस को यूज करते हैं। ठीक है, आगे लिखिए रिएक्ट जेएस was managed by, sorry was नहीं is, React.js is managed by Meta Incorporation। Meta Incorporation बेसिकली फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। मतलब आप कह सकते हो कि रिएक्ट को कौन हैंडल करता है, फेसबुक। ठीक है, आगे लिखिए React.js is a simple component based, React.js is a simple component based JavaScript UI library JavaScript UI मतलब यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी which provide rich features, provide rich features, rich RICH अमीर ज्यादा, rich features to develop user interface of a web application। user interface of a web application।
आगे लिखिए रिएक्ट जेएस आर्किटेक्चर। रिएक्ट जेएस आर्किटेक्चर, लिखिए रिएक्ट जेएस is built on a solid foundation. React.js built on a solid foundation. It is simple, flexible, and extensible. And extensible. ठीक है। अगले followings are the three simple concepts of React architecture. ठीक है, followings are three simple concepts of React architecture. First one, JSX. JSX, full form JavaScript and XML. ठीक है, JavaScript and XML। लिखिए इसके बारे में, a JavaScript extension to design, JSX के बारे में ही लिखना है, a JavaScript extension to design user interface. It is XML based. It is XML based extensible. It is XML based extensible language supporting HTML. Supporting HTML. XML के बारे में सुना है आप लोगों ने? XML और HTML looks like similar. डिफरेंस क्या है? HTML में प्रीडिफाइंड टैग्स होती हैं, XML में हम अपनी मर्जी से कोई टैग डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई एम्प्लॉय रिकॉर्ड क्रिएट करना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, मान लो EMP टैग, ओपनिंग यहाँ पे इसकी आईडी चाहिए हमें, लाइक 101, यहाँ पे आईडी क्लोज, फिर और भी डिटेल्स, फिर यहाँ पे एम्प्लॉय क्लोज। तो JSX में क्या होता है, हर एक टैग का क्लोजिंग होना चाहिए, तो इसे बोलते हैं XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो JSX क्या है, ये XML बेस्ड एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट का, जो HTML सिंटेक्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, क्या लिखा मैंने, एक्सटेंसिबल लैंग्वेज सपोर्टिंग HTML सिंटेक्स विद लिटिल मॉडिफिकेशन। It is XML based extensible language supporting HTML syntax with little modification. इक्वेशन नहीं, with little modification. With little modification. आगे लिखिए इसी में, JSX can be compiled to React element. JSX can be compiled to React elements and used to create user interface. डन। सेकंड आर्किटेक्चर में लिखिए
रिएक्ट कंपोनेंट, एक सेकेंड भाई, ये स्वीटी बोलिए स्वीटी क्या बोलना चाह रहे हो? स्वीटी माइक ऑन कीजिए। हेलो। स्वीटी आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछिए भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? नहीं पूछना चाह रही है क्या? हेलो सर लिख दिया, फिर कुछ रिप्लाई नहीं कर रही है। अरे भाई, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड वन इज रिएक्ट, रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक है, रिएक्ट कंपोनेंट इज द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक। रिएक्ट कंपोनेंट इज प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द रिएक्ट एप्लीकेशन। भाई हेलो, एक्सक्यूज मी, बात करने बाहर जाके बात करो यार। यार तुम मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम फोन पे लगे पड़े हो, ये क्या तरीका है? इस बार कान पे फोन दिख गया ना तो क्लास के बाहर मिलेगा। React component is the primary building block of React component. So React application, it use React elements. It use React elements and JSX to design UI. UI देखो React component क्या होता है। तो React के हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। पहले React की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी वो दूसरी थी। अभी लेट जो ये 18.2 वर्जन आया है इसके बाद में चेंज हो गई है। ठीक है, अभी react.dev नाम से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब कंपोनेंट क्या होते हैं वो समझिए। जैसे मान लो इसमें एक हेडिंग है और थोड़ा सा कंटेंट है, लाइक पैराग्राफ। अगर मुझे सेम चीज की जरूरत कहीं और पड़े जिसमें एक हेडिंग हो और एक पैराग्राफ हो, डिजाइन लमसम सेम हो, तो मुझे उस एलिमेंट को दो बार बनाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, उसे एक बार बनाऊंगा और दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार जरूरत पड़ेगी उतनी बार मैं उसे रीयूज करूंगा। ठीक है, तो कंपोनेंट जो होता है वो बेसिकली आपका जेएसएक्स और रिएक्ट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। जेएसएक्स में क्या होगा, आपका एचटीएमएल के जैसा दिखने वाला कोड होगा। ठीक है, वो होगा एचटीएमएल जैसा बट वो एक्चुअली होगा एक्सएमएल। ठीक है, विद जावास्क्रिप्ट। तो वो बनता है एक रिएक्ट एलिमेंट, और इसको कंबाइन करते हैं रिएक्ट एलिमेंट और जेएसएक्स को, तो बनता है रिएक्ट कंपोनेंट, जो कि टोटली रीयूजेबल होता है। जिसे आप जितनी बार चाहे रीयूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये कोड खत, यहाँ पे कुछ कोड है, यहाँ पे कुछ कोड है, तो ये चीज क्या इन्होंने दो बार बनाई होगी? यहाँ पे देखो एक ये वीडियो का लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे तीन लिंक लगे हुए हैं, तो क्या ये कंपोनेंट इन्होंने दो बार बनाया होगा? नहीं, इन्होंने ये एक बार बनाया होगा, प्रोप्स पास करके यहाँ पे वीडियो कंटेंट दिखाया होगा। इसमें एक बार डेटा पास किया, इसमें तीन बार डेटा पास किया। वो कैसे करते हैं सब कुछ सीखोगे आप लोग आगे। सिंपल है। तो आगे लिखिए, इसी में रिएक्ट कंपोनेंट में
React component is basically a JavaScript class. React component is basically a JavaScript class or function React component has properties, state management, life cycles, and event handlers. React component has properties, state management, life cycles, and event handler. ठीक है। थर्ड आर्किटेक्चर में थर्ड पॉइंट लिखिए रिएक्ट एलिमेंट। एंड नाउ व्हाट इज रिएक्ट एलिमेंट? लिखिए रिएक्ट एलिमेंट इज JavaScript representation of HTML DOM. JavaScript representation of HTML DOM. ठीक है। बेसिकली रिएक्ट HTML DOM जो होता है उसे रिएक्ट एलिमेंट हम लोग बोलेंगे इन टर्म ऑफ रिएक्ट। ठीक है भाई। सो रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक कंपोनेंट बेस्ड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो हम लोग यूज करते हैं इसलिए एक यूआई बनाने के लिए। इसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं मार्केट में। जैसे अगर आप रिएक्ट यूज नहीं करना चाहते तो आप एंगुलर यूज कर सकते हो जो कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और व्यू एक फ्रेमवर्क आता है जावास्क्रिप्ट का ही जिसे आप रिएक्ट की जगह यूज कर सकते हो। लेकिन अगर हम लोग मार्केट ट्रेंड्स की बात करें और ये मतलब मार्केट ट्रेंड्स की बात करें तो इंडिया में फिलहाल रिएक्ट अच्छा चल रहा है और अच्छी खासी डिमांड है रिएक्ट की फिलहाल इंडिया में। व्यू की डिमांड अभी उतनी इंडिया में नहीं है, और जो एंगुलर है डिमांड उसकी भी काफी अच्छी है लेकिन वो थोड़ा सीखने में कॉम्प्लेक्स है। अगर हम लोग देखें तो तीनों को कंपेयर करें, रिएक्ट को, एंगुलर को, व्यू को, तो सबसे ज्यादा डिमांड इस टाइम मार्केट में रिएक्ट की है। ठीक है। बात करें अगर पैसे की तो रिएक्ट और एंगुलर की जो एक मतलब एक सैलरी पैकेज जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। व्यू का अभी फिलहाल थोड़ा कम है इन दोनों से अगर हम लोग पैकेज की बात करें। बाकी रिएक्ट का और एंगुलर का पैकेज ऑलमोस्ट सेम है। तीसरा फैक्टर कि अगर एक बिगिनर सीखना स्टार्ट करता है तो रिएक्ट ज्यादा सही रहेगा, एंगुलर ज्यादा सही रहेगा या व्यू? तो सीखने के पर्पज से देखें तो रिएक्ट और व्यू दोनों सिंपल है, एंगुलर थोड़ा सा टफ है। अगर एक बिगिनर हो आप तो एंगुलर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन रिएक्ट और व्यू काफी इजी है सीखने के हिसाब से। ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो रिएक्ट को मैं बेस्ट मानता हूं इन तीनों में, क्योंकि मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से भी अच्छा है और सीखने में भी ये काफी अच्छा है। इवन ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के साथ भी इजीली इंटरेक्ट हो जाता है, जैसे कि रिडक्स। आगे चल के हम रिडक्स सागा यूज करेंगे तो रिडक्स सागा जैसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को भी आप इसमें इजीली इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। तो ये हुआ रिएक्ट का इंट्रोडक्शन। नहीं पिया नहीं, ले जाना। ठीक है भाई। तो बात करते हैं रिएक्ट की इंस्टॉलेशन की। तो ये वर्जन चेंज हुआ है तो स्टेप थोड़ी अलग हो गई है। पहले मेरी आवाज नहीं जा रही? क्या बात कर रहे हो? जा तो रही है मेरी आवाज? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जा तो रही होगी वरना अभी बोलना शुरू कर देते। आ रही है, सबको आ रही है। नाम बताओ कौन क्या स्टूडेंट का नाम है? ओके। सो रिएक्ट रिएक्ट को इंस्टॉल करने के स्टेप्स काफी सारी हैं। ठीक है। पहले ये इंस्टॉल होता है सीआरए के थ्रू। पहले सीआरए मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप। लेकिन अभी
इसे हम लोग सीआरए के थ्रू नहीं करेंगे, रिएक्ट का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो चेंज हो चुका है, तो अब ये रिकमेंड करते हैं कि आप इसे सीआरए के थ्रू मत कीजिए, अब आप इसको अलग तरीके से इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉलेशन स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कमांड दे रखी है npx। अब बात आती है कि व्हाट इज npx। ये नेक्स्ट ऐप नेक्स्ट जेएस का दिखा दे क्या? नहीं, नेक्स्ट जेएस नहीं, हमें रिएक्ट जेएस चाहिए। चलिए पे आएंगे वापस, पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। आपने कुछ टर्म्स में भी सुनी होंगी या नहीं भी सुनी होंगी, जैसे कि npm, npx। npm के बारे में सुना है आपने, क्या होता है npm? हाँ, नोड पैकेज मैनेजर। देखिए, जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत सारे लाइब्रेरीज जिसमें बनी हुई है, बहुत सारे मॉड्यूल्स बने हुए हैं, बहुत सारे पैकेजेस बने हुए हैं। अब हर चीज प्री इंस्टॉल्ड नहीं आती है जावास्क्रिप्ट के साथ, तो कुछ चीजें हमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें अनइंस्टॉल करनी पड़ती हैं, जो चीजें पुरानी हो जाती हैं उनको अपडेट करना पड़ता है। तो इन सब में हेल्प करता है npm, नोड पैकेज मैनेजर। तो लिख लो इसके बारे में, npm का 2 लाइनें लिख लो। npm और node package manager is a CLI tool हाँ जी, npm और नोड पैकेज मैनेजर इज अ CLI टूल। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, CLI और कमांड लाइन इंटरफेस टूल टू इंस्टॉल, अनइंस्टॉल और अपडेट node modules and packages, node modules and packages। डन। नेक्स्ट लिखिए npx। npx की फुल फॉर्म होगी नोड पैकेज एग्जीक्यूटर, नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। देखिए, इट इज ऑल्सो अ CLI टूल ऑफ npm ऑफ npm, ये npm का टूल है, which helps us to create react application। ठीक है, क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन। ओके, वापस चलते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट जेएस, ये रिएक्ट का फ्रेमवर्क है जिसे हम लोग प्रोडक्शन फ्रेमवर्क भी कहते हैं। तो हम अभी नेक्स्ट की बात नहीं करेंगे, इनफैक्ट नेक्स्ट की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट जेएस में और रिएक्ट जेएस में ज्यादा फर्क नहीं है, रिएक्ट लाइब्रेरी है, वहीं पे नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का फ्रेमवर्क है प्रोडक्शन मोड के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि जो रिएक्ट में एप्लीकेशन बनती हैं उनका एसईओ नहीं होता है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। रीजन होता है कि जो आपकी रिएक्ट में एप्लीकेशन बनती है वो वो सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं होती है, उसकी उसकी क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब, और जो गूगल वेबसाइट्स को क्रॉल करता है, एसईओ करता है,
उसे चाहिए होता है सर्वर साइड रेंडरिंग। तो रिएक्ट में वो चीज नहीं होती है, उसकी जगह पे आता है नेक्स्ट जेएस, जिसमें हम लोग क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग दोनों कर सकते हैं। तो इसलिए फिलहाल हम लोग बात करेंगे रिएक्ट की। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं जहाँ पे हम लोग रिएक्ट के प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सारे प्रोजेक्ट इस क्लास के एक फाइल में रखेंगे। तो रिएक्ट ये रहा, इसमें मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ भाई। ये बैच कितने बजे था? 3 PM ना? वीकेंड 3 PM। अभी अप्रैल खत्म होने वाला है, मई लिख दूँ? ये 2 दिन क्लास बची है इसमें तो। 2023, ठीक है भाई। अब इसमें हमें एक कमांड रन करनी होगी, बट एक क्लास बंद होने वाली है। स्टूडेंट्स एक बार रिज्वाइन करना, सभी स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अनिल पूछ रहे हैं रेंडर का मतलब क्या होता है। रेंडर का मतलब होता है जब सर्वर किसी चीज को रिटर्न करता है तो उसे रेंडर करना बोलते हैं। जो सर्वर जैसे एक वेब पेज को रिटर्न करता है यूजर को, तो उसे रेंडर बोलते हैं, रेंडरिंग। ठीक है। अच्छा भाई, सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन को बनाएंगे, और फिर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे। अगर कभी कुछ पढ़ना रहा तो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक फोल्डर में बना लिया, इसमें आप सीएमडी को ओपन कर लो फिलहाल, या वीएस कोड को भी कर सकते हो, टोटली चॉइस आपकी है। फिलहाल मैं सीएमडी के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करना और सीएमडी ओपन करना। मेक श्योर कि यहाँ पे लोकेशन वही होनी चाहिए जो आपका फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे कमांड लिखिए npx, जो कि मैंने अभी बताया था, नोड पैकेज मैनेजर का एग्जीक्यूटर कमांड है npx। आपको लिखना है यहाँ पे CRA, क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। क्रिएट रिएक्ट ऐप को एक टूल बोल सकते हो जो एप्लीकेशन को बिल्ड करने में हेल्प करता है। मतलब एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, जो स्टार्टिंग एप्लीकेशन बोलते हो, या बॉयलर प्लेट बोल सकते हो। लेट सपोज मैं इसका नाम लेता हूँ फर्स्ट। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, ठीक है। अच्छा, ये जब अभी फिलहाल ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में क्रिएट रिएक्ट ऐप पहले से था। आपके कंप्यूटर में क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं होगा, तो ये पहले आपसे इस सबसे पहले कमांड पूछेगा कि क्रिएट रिएक्ट ऐप आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, प्रेस वाई टू इंस्टॉल। तो वाई प्रेस कर दोगे, इंस्टॉल हो जाएगा पहले क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन। एक ही कमांड से हो जाएगा सब कुछ, बस आपको वाई प्रेस करना है। मेरे इसमें ऑप्शन नहीं आया क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। फिर थोड़ा टाइम लेगा, तब तक हम लोग आते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। सो रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अब चेंज हो चुकी है। इन्होंने नेक्स्ट जेएस को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये नेक्स्ट जेएस को प्रमोट करते हैं, तो जितने भी इसमें अब आपको कंटेंट मिलेगा वो सब मिलेगा आपको नेक्स्ट जेएस से रिलेटेड। बट पहले जो इनकी वेबसाइट थी वो दूसरी थी, react.org। अभी पता नहीं चल रही है नहीं चल रही, चल तो रही होगी। नहीं, ये तो कुछ हो रही है। रिएक्ट जेएस org ये थी। ये इनकी पुरानी वेबसाइट, मतलब पहले ये रिकमेंड करते थे इस वेबसाइट को। इसमें आपको रिएक्ट के ट्यूटोरियल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि नई वाली पे तो इन्होंने नेक्स्ट भर रखा है। बट आपको इसको ज्यादा पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा ही, ठीक है। बट फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत इसे पढ़ना चाहो इसके बारे में, तो यहाँ से पढ़ सकते हो reactjs.org पे, ठीक है। पुरानी ऑफिशियल वेबसाइट है, नई ऑफिशियल वेबसाइट react.dev है। डॉक्स पढ़ सकते हो, कुछ अगर कोई नोट्स वगैरह बनाने हैं या कुछ भी, तो यहाँ से आप चीजें उठा सकते हो। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ये। जब तक ये बनता है, एक बार नजर डाल लेते हैं नए डॉक्यूमेंटेशन।
अच्छा, ये जो आपका प्रोजेक्ट बन रहा है, इट टेक्स सम टाइम। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, कंप्यूटर की स्पीड अच्छी है, तो 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा। और अगर इंटरनेट कनेक्शन काफी अच्छा है, मतलब उल्टा समझना, बेकार है, कम स्पीड वाला है, तो ये आधा घंटा 1 घंटा भी ले सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी अराउंड 250 MB फाइल डाउनलोड होती है। और देखो 250 MB फाइल में भी अगर आपका ऑडियो फाइल हो या वीडियो फाइल हो तो जल्दी डाउनलोड हो जाती है, लेकिन वहीं पे अगर टेक्स्ट फाइल हो ना तो बहुत टाइम लेती है। 250 MB में सिर्फ टेक्स्ट फाइल होना बहुत बड़ा साइज होता है, तो उसे इंस्टॉल होने में टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए परेशान मत होना, जैसे भी अटक लग रहा है ना कि अटक गया है, बट ये अटका नहीं है। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो आपको एक फोल्डर नजर आएगा फर्स्ट, जिसके अंदर एक पैकेज डॉट जेसन फाइल मिलेगी, इसके अंदर एक नोड मॉड्यूल फोल्डर बनेगा जिसमें फाइलें डाउनलोड होंगी। तो इसलिए परेशान मत होना, ये चीजें आपकी थोड़ा टाइम ले सकते हैं। स्वीटी क्या बोल रही है, सर मेरा क्रिएट हो चुका है, इसमें शो हो रहा है हैप्पी हैकिंग। हाँ, अगर हैप्पी हैकिंग लिखा आ गया है तो आपका क्रिएट हो गया है बिल्कुल सही से। ठीक है, लास्ट में हैप्पी हैकिंग लिखा आता है, इसका मतलब वो इंस्टॉल हो चुका है, तो थोड़ा टाइम लेगा ये होने दो। देखो यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल फोल्डर नहीं बनानी है अभी, चलो मेरा को ज्यादा टाइम ले रहा आज। एंड हाँ भाई, एक चीज और, देखो नोड मॉड्यूल फोल्डर आ चुका है, अब इसमें बहुत सारी फाइलें डाउनलोड होती है। देखो एक चीज और, इस क्लास के रिकॉर्डिंग्स के लिए एक अलग से क्लासरूम बनेगा। ठीक है, और क्लासरूम का लिंक आपको प्रोवाइड कौन करेगा, ये मैं एक बार मधु सर से पूछ के बताता हूँ कि मधु सर करेंगे या नितिन सर करेंगे। अब वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं मिलेंगी, वीडियोस आपको मिलेंगी क्लासरूम पे, गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, एक सेकंड। ओके, तो बेटा क्लासरूम का लिंक आपको कल मिलेगा, क्योंकि नितिन सर आज छुट्टी में है, नितिन मिश्रा सर। ठीक है, तो कल नितिन मिश्रा सर से आप कांटेक्ट कर लेना, वो आपको ये प्रोवाइड कर देंगे क्लासरूम का लिंक, जहाँ पे आपको आज की वीडियो मिल जाएगी और आगे आने वाली वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होने वाला है, इनफैक्ट हो चुका है। तो लास्ट में लिखा आएगा हैप्पी हैकिंग, इसका मतलब ये इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, चलिए अब इन सबको बंद करते हैं और फोल्डर पे चलते हैं। देखिए फोल्डर को, फोल्डर स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको एक फोल्डर मिलता है नोड मॉड्यूल्स, जो इस प्रोजेक्ट का सबसे हैवी फोल्डर है। 119 MB की नहीं, अभी तो और भी है, 270 MB की फाइल है लमसम। इसमें 37,092 फाइल्स हैं। ठीक है, उनसे कैसे कांटेक्ट करें, उनका नंबर नहीं है। चलो मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा कल। ठीक है, एक काम करो, जिनसे आपने एडमिशन लिया था उनसे ले लेना, जो भी आपके काउंसलर होंगे उनको कॉल कर लेना, वो प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक है भाई, सो यहाँ पे फर्स्ट फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल फोल्डर काफी हैवी फोल्डर है, सबसे ज्यादा साइज का यही होता है। और ये फोल्डर एक्चुअली है क्या, इतना हैवी फोल्डर क्यों है? देखिए, आपको पता होगा कि जो ब्राउजर होता है उसमें जो जावा स्क्रिप्ट है उसका उसके लिए कंपाइलर पहले से होता है। जैसे अगर हम लोग यूज करते हैं क्रोम, तो उसमें V8 इंजन होता है ना।
अगर हम लोग स्पाइडर वगैरह हम लोग यूज करते हैं फायरफॉक्स, स्पाइडर मंकी होता है। और अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें चक्र नाम से होता है ना। सुना है ये? नहीं सुना है? देखो अगर आप क्रोम यूज करते हो तो उसमें क्रोम V8 इंजन होता है जो जावास्क्रिप्ट को रन करता है, ठीक है, ब्राउजर की बात कर रहा हूँ। और अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जैसे कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो बंद हो चुका है अब, अभी माइक्रोसॉफ्ट एज चलता है, तो इसमें चक्र नाम से होता है, चक्र, ठीक है। और जो आप फायरफॉक्स यूज करते हो उसमें स्पाइडर मंकी के नाम से होता है। और जो आपका सफारी है क्रोम उसका मैकबुक मैकबुक में और उसमें ना आईफोन में, हाँ उसमें उसमें मुझे याद नहीं आ रहा है, जावास्क्रिप्ट समथिंग कुछ नाम से होता है। तो मतलब हर एक ब्राउजर में पहले से जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर अवेलेबल होते हैं। लेकिन रिएक्ट का क्या? ब्राउजर को थोड़ी ना पता है रिएक्ट क्या होता है। समझ में आया? ब्राउजर को कुछ नहीं पता व्हाट इज रिएक्ट, व्हाट इज एंगुलर, उसे नहीं पता। तो यहाँ पे जो नोड मॉड्यूल्स हैं, ये फोल्डर कंटेन करता है वो सब फोल्डर्स, वो सब पैकेज, वो सब लाइब्रेरीज जो रिएक्ट के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। समझ में आया? मतलब एक रिएक्ट के एप्लीकेशन को रन होने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो सब आपका किस में इंस्टॉल्ड है? नोड मॉड्यूल्स के अंदर। समझ में आया? और ये जो फोल्डर काफी हैवी है तो इसको कभी भी आप कॉपी पेस्ट मत करना। जैसे अगर मान लो आप किसी बच्चे को आप आपका कोई फ्रेंड बोलता है यार मैं रिएक्ट का अपना एप्लीकेशन दे दो, या आप अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये कॉपी कर रहे हो, तो ध्यान रखना कभी भी नोड मॉड्यूल फोल्डर कॉपी मत करना। उसमें आपका मान के चलो कि कम से कम आधा घंटा तक कॉपी होने मिलेगा, ठीक है, फिर आधा घंटा उसे पेस्ट होने में चाहिए, एक 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 डेढ़ घंटा आराम से खा जाएगा आपका ये। सबसे बेस्ट क्या है, आप इसे छोड़ के बाकी फोल्डर कॉपी कर लो, ठीक है, पेस्ट कर दो। और उसके बाद जब आप CMD ओपन करोगे तो CMD पे ना एक कमांड चला देना npm i। इससे क्या होगा, वो सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि फोल्डर नहीं है क्योंकि हम गलत फोल्डर के अंदर हैं, ठीक है। तो आप हमेशा ये करना कि भाई नोड मॉड्यूल फोल्डर को कभी भी कॉपी नहीं करना है, बाकी सब चीजों को करना है। और ये तो देखो छोटी सी फाइल है, अब इसको मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं प्रॉपर्टीज तो देखो कितनी सी फाइल है ये, 1 MB की फाइल भी नहीं है ये पूरी। तो ये तो तुरंत कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और फिर आप ये कमांड चला देना npm i। तो ये मुश्किल से 4-5 मिनट मैक्सिमम, अगर खराब इंटरनेट है तो भी 5-6 मिनट, और अच्छा इंटरनेट है तो 1 या 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है। तो ये सबसे फास्ट तरीका है एक रिएक्ट एप्लीकेशन को कॉपी करके कहीं और पेस्ट करने का, ठीक है भाई। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर कभी कॉपी मत करना, बहुत हैवी होता है, ठीक है। सो नोड मॉड्यूल्स किस लिए होता है? ये आपके रिएक्ट जेएस का एक एनवायरनमेंट सेटअप होता है जिसमें वो सारी फाइल्स होती हैं, वो सारे पैकेज होते हैं जो रिएक्ट एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए होते हैं। समझ में आया बेटा? दूसरा फोल्डर आपको मिलेगा इसमें पब्लिक फोल्डर। इसमें आपके पूरे एप्लीकेशन की इकलौती HTML फाइल मिलेगी आपको, index.html। सिंगल पेज एप्लीकेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ही HTML फाइल होती है, सारे के सारे कंटेंट जो होते हैं वो इसी पेज पे रेंडर होते हैं, इसलिए सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी एप्लीकेशन एक ही पेज हम लोग एक में बनाएंगे। हम कंपोनेंट्स के थ्रू अलग अलग पेजेस बना सकते हैं लेकिन सारे के सारे पेज रेंडर इसी पे होंगे, HTML पे ही, ठीक है। इसमें कुछ पहले से बनी हुई फाइल्स हैं जैसे फेविकोन आइकन है, लोगो वोगो है, तो अभी फिलहाल देखेंगे क्या है ये। इनफैक्ट मुझे डिलीट भी करने, मुझे सिर्फ index.html फाइल रखनी है यहाँ पे क्योंकि ये अभी इसकी फर्स्ट एक जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन देता है उसके लिए होती है। मैं एक बार वो रन कर देता हूँ, तो इसे मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। कमांड आपको लिखनी है npm start रन करने के लिए। मेक श्योर आप कहाँ पे होने चाहिए, प्रोजेक्ट के अंदर होने चाहिए। जैसे ये हमारा फोल्डर था जिसमें फर्स्ट नाम का प्रोजेक्ट बना, प्रोजेक्ट के अंदर होने चाहिए आप, तभी आपकी ये कमांड काम करेगी npm start, ठीक है। पहली बार में ये भी रन होने में टाइम लेता है, कभी कभी 1 मिनट, कभी कभी जल्दी हो जाता है, दूसरी बार में तुरंत रन हो जाता है। इसे तुरंत रन हो गया क्योंकि मैंने सुबह एक बैच किया था रिएक्ट का।
तो वहां पे मैंने इस कमांड को रन किया था, भी जल्दी हो गया। लेकिन जब आप पहली बार करोगे तो टाइम लेगा, दूसरी बार में तुरंत हो जाता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मतलब परेशान मत होना, ये टाइम लेता है। तो अभी जैसे ये इसका ये जो आइकन है रिएक्ट का, ये घूम रहा है, ये रिएक्ट का ऑफिशियल आइकन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लर्न रिएक्ट के बारे में, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाओगे, जो कि ये वाला है। पहले आप क्लिक करते तो पहले इस वाले पे आते हो आप, लेकिन अभी ये चेंज हो चुका है, अब ये है। ठीक है, सो ये रन हो चुका है, इसको बंद कर दो यहाँ से। तो इसमें जो ये आइकन वाइकन आपको दिख रहे हैं, फेविकॉन आइकन दिख रहा है यहाँ पे, ये आइकन दिख रहा है, एक मिनट बैक करते हैं। लगता है मैंने एप्लीकेशन ही बंद कर दी, कोई बात नहीं। लोकल हाउस 3000 पे रन होती है, ये दोबारा लिख के रन कर सकते हो। तो ये आइकन, ये फेविकॉन आइकन, ये आपका मेन आइकन, ये सब कहाँ से आ रहा है इसमें, पब्लिक फोल्डर के अंदर से। ठीक है, इसके अलावा मैनिफेस्ट फाइल है, रोबोट्स सीएस फाइल होती है। रोबोट सीएस फाइल होती है बेसिकली जब हम लोग अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं प्रोडक्शन में, तो उस टाइम पे अगर हम गूगल को बताना चाहें कि इस पेज को क्रॉल मत करना, तो उसके लिए होता है, या किस पेज को क्रॉल करना है, किसको नहीं करना है। और रोबोट्स जो टेक्स्ट फाइल होती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी एक ही वेबसाइट, मतलब हमारी मल्टीपल वेबसाइट्स है जिसमें हमने कंटेंट सेम रखा हुआ है, तो गूगल को थोड़ी पता है कि आपकी 5 वेबसाइट है, आपके 5 वेबसाइट का कंटेंट सेम है। तो गूगल को लगेगा कि आपकी वेबसाइट ने कंटेंट दूसरी वेबसाइट से कॉपी किया है, तो वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को डाउनग्रेड कर देगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कि भाई 5 है, 5 में से एक तो क्रॉल कर ले, बाकी 4 क्रॉल ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसको रोबोट सीएस फाइल में लिख देते हैं कि भाई इन पेजेस को क्रॉल मत करो। समझ में आया? बाकी आगे पढ़ोगे ये सब, तो ये सब प्रोडक्शन लेवल की चीजें हैं, अभी इग्नोर कर सकते हो। हमारा 99.9% जो काम होगा वो एसआरसी फोल्डर के अंदर होगा। ठीक है, 99.9%। 0.1% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम हमें पैकेजेशन में करना पड़ता है, कभी कभी थोड़ा सा काम हमें पब्लिक में करना पड़ता है। तो मेन काम हमारा एसआरसी के अंदर है। इतनी सारी फाइलें जो आपको दिख रही हैं, कंफ्यूज मत हो, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना घूम रहा है, ये इसको चलाने के लिए इतनी फाइलें बनी है, डिलीट कर दो। हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, बिल्कुल जीरो से करेंगे। और यहाँ पे इंडेक्स और टेस्टिमल को छोड़ के बाकी सब डिलीट कर दो। समझ में आया? फोल्डर क्लीन अप, एक फाइल रखो, बाकी सब उड़ा दो। एसआरसी में सब कुछ उड़ा दो, ये मत उड़ाना, ये मेन है। अब जो गिट इग्नोर फाइल है, ये किस लिए होती है? अगर आप इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करोगे, तो मैं पूरा फोल्डर तो अपलोड नहीं करूंगा ना, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स बहुत हैवी फोल्डर है, उसको अपलोड थोड़ी ना करूंगा। तो इसमें बताना पड़ता है कि कौन कौन सी फाइल आप गिटहब पे अपलोड नहीं करना चाहते, इग्नोर करना चाहते हो। ठीक है, इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये फाइल देखो यहाँ पे लिखी हुई है कि नोड मॉड्यूल्स अपलोड नहीं करना है, पीएनपी फाइल, पीएनपी जेएस फाइल, ऐसे कुछ फाइलें लिखी हुई है कि इनको अपलोड नहीं करना है। वैसे अभी हम लोग गिटहब पे काम नहीं कर रहे, तो आप चाहो तो इसे डिलीट कर सकते हो, बट मैं तो रिकमेंड करूंगा मत करना, पड़ा रहने दो। नेक्स्ट है आपकी पैकेज जेसन फाइल, मोस्ट इंपोर्टेंट फाइल। देखो भाई, पैकेज जेसन फाइल को आप अपनी एप्लीकेशन की जन्म कुंडली कह सकते हो। मतलब कि आपकी एप्लीकेशन को रन होने के लिए क्या क्या चाहिए। आपकी एप्लीकेशन को रन होने के लिए रिएक्ट का 18.2 वर्जन चाहिए, रिएक्ट डोम का 18.2 वर्जन चाहिए, रिएक्ट स्क्रिप्ट का 5.0 वर्जन चाहिए, वेब वाइटल्स का 2.4 वर्जन चाहिए। और भी आगे चल के हम चीजें इंस्टॉल करेंगे, जैसे रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल करेंगे, रिडक्स इंस्टॉल करेंगे, सागा इंस्टॉल करेंगे, तो वो चीजें भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी। मतलब आपकी एप्लीकेशन को कौन सी लाइब्रेरी या मॉड्यूल चाहिए और उसका कौन सा वर्जन चाहिए, यहाँ पे सब कुछ इंस्टॉल होता रहेगा। हाँ जी, यहाँ पे वो नोट होता रहेगा। अभी मैंने एक कमांड बताई थी npm i कि नोड मॉड्यूल इंस्टॉल मत करना, npm i चला देना कमांड। तो npm i कमांड ना इसी फाइल को एक्सेस करती है और यहाँ देखती है क्या क्या चाहिए, जैसे ये भी चीजें हैं कुछ। तो वो क्या करती है, फिर इन डिपेंडेंसीज को एक एक करके इंस्टॉल करना शुरू कर देती है। समझ में आया? तो नोड मॉड्यूल फोल्डर फिर से बन जाएगा आपका। समझ में आया? npm i चलाने से क्या होता है, वो आके यहाँ पे डिपेंडेंसीज में देखता है कि कौन सी चीज चाहिए और उसका कौन सा वर्जन है, फिर वो उन सबको इंस्टॉल कर देता है, जिससे नोड मॉड्यूल फोल्डर आपका फिर से बन जाता है। और भी कुछ काम है इसके, वो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है भाई पैकेज जेसन फाइल, लोग जेसन फाइल। ये आपकी डिपेंडेंसी की भी डिपेंडेंसी होती है। जैसे भाई रिएक्ट, आपने यहाँ पे देखा कि रिएक्ट 18.2 है, लेकिन ये सिर्फ सिंगल पैकेज थोड़ी है, ये भी तो डिपेंडेंट होगा किसी पे। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, वो कहाँ पे स्टोर्ड होगा,
log json फाइल के अंदर। ये दोनों फाइलें इंपॉर्टेंट है, डिलीट मत करना कभी भूल के भी। रीडमी फाइल गिटहब पर्पज से है, चाहो तो डिलीट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए, बाद में बनानी पड़ती है इसलिए पढ़ा रहने दो, या अगर आपको उड़ाना ही है तो उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। वो सब आगे बता दूंगा, गिटहब पे रिपोजिटरी बना के कुछ कमांड्स होती हैं, वो मैं आगे बता दूंगा। सब बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, 3-4 कमांड है बस, बहुत ईजी है। वो सब बताते रहेंगे आगे, ठीक है, टेंशन ना लो। अभी मैं सारा कुछ एक दिन में नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। आगे जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, काम करेंगे, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, उसको गिटहब पे लाइव अपलोड करते रहेंगे, ताकि आपको डाउनलोड करना रहे तो सीधा गिटहब से डाउनलोड कर लो आप, ठीक है। हाँ, वो आगे करेंगे, अभी नहीं। अभी जितना कम सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे, उतना बेटर है। एक साथ ना कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए स्लो। अब ये जो फोल्डर है भाई, मैंने जो अननेसेसरी चीजें थी वो डिलीट कर दी हैं, अब ये सारी चीजें नेसेसरी हैं, कुछ भी डिलीट मत करना, ठीक है। इसमें काफी कोड लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ये नहीं चाहिए, बट आगे जरूर चाहिए होगी। चलो, क्लीन अप होने के बाद यहाँ पे एरर आ जाएगा, कंपाइल्ड विद प्रॉब्लम्स। ऑब्वियस सी बात है, कोड ही नहीं रहा इसके अंदर। पहले चल के इंडेक्स एचटीएमएल फाइल को क्लीन करो, क्योंकि इसमें कुछ लिंक्स लगे होंगे प्रीवियस फाइल्स के जो डिलीट कर दिए हमने। पहले तो कमेंटेड कोड को हटाते हैं। देखो भाई, इसमें ये जो फेविकॉन आइकन है मैं हटा चुका हूँ, इसे हटा दो। इसके अलावा ये लोगो था, इसको हटा दो। मैनिफेस्ट फाइल हटा दो, हमें जरूरत नहीं है। बस इतना सा कोड है इसके अंदर। ये आपकी बॉयलर प्लेट है, यहाँ पे बस ये एक टैग लगी हुई है, div id रूट। जितना भी कंटेंट होगा इस रूट पे रेंडर होगा। समझ में आया? तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमें कुछ लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट 3000 पे चलता है। हाँ, वो लोकल होस्ट आपका मतलब जो कंप्यूटर को आप अपने लोकल कंप्यूटर को एक सर्वर की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसे लोकल होस्ट कहते हैं। सेम आएगा, आपके लोकल कंप्यूटर को ही लोकल होस्ट कहते हैं। और रिएक्ट की जो एप्लीकेशन होती है वो बाय डिफॉल्ट 3000 पोर्ट पे ही चलती है। अगर आप किसी और पोर्ट पे चलाना चाहते हो, नहीं 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 भाई, अभी तो ये मेरे कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर थोड़ी ना हो जाएगी। नहीं, अभी ये मेरे कंप्यूटर में है, आप सेम चीज अपने कंप्यूटर में लिखोगे वो थोड़ी ना दिखेगा। उसके लिए तो होस्टिंग होती है, वेबसाइट को होस्ट करते हैं जो हम लोग AWS पे या हीरोकू पे, अलग अलग जगह। वो इसीलिए होता है, डोमेन वोमेन लगाते हैं। ये तो आपके कंप्यूटर टेस्टिंग पर्पस के लिए है, ठीक है। आपको रिएक्ट एप्लीकेशन बना के जब आप उसे रन करोगे तो आपके कंप्यूटर में इसी पोर्ट पर रन होगा बाय डिफॉल्ट ये। हम्म, स्टार लिखूंगा कहाँ पे? npm स्टार्ट, हाँ जी, npm स्टार्ट से ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। और अगर आप मान लो इसको हटा दो, अब हट गया, अब दोबारा रन करना है तो दोबारा कमांड रन मत करो, यहाँ पे जाके लोकल होस्ट टाइप करके 3000 लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, ये क्लीन अप कर लेना, देखना इतना कोड इसमें होना चाहिए। अब हमें एसआरसी में जाना है, तो हमें एक फाइल इसमें बनानी होती है जो कि हमारी मेन फाइल होती है, और उस फाइल का नाम हम लोग रखेंगे हमेशा index.js। तो ये रूट जेएस फाइल होती है हमारी एप्लीकेशन की। इसके अलावा फाइल्स का नाम कुछ भी रखो, लेकिन ये मेन फाइल होगी आपकी। इंडेक्स रखने के पीछे रीजन ये होता है कि ये स्क्रिप्ट, सॉरी, ये एसआरसी फोल्डर की सब बाय डिफॉल्ट फाइल रन हो जाएगी अपने आप। आपको याद होगा ना कि एचटीएमएल में जब हम लोग index.html फाइल बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली रन हो जाती है, जब हम चाहे हम लाइव सर्वर पे करें, किसी पे भी करें। तो ऐसे ही इंडेक्स जेएस नाम इसीलिए रखा जाता है क्योंकि फोल्डर के अंदर आने के बाद तुरंत ये फाइल रन होती है, पहली फाइल। बाकी फाइल का नाम कुछ और रखना है। अब इसमें हमें कुछ कोड लिखना है। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है रिएक्ट को। हालांकि अब नए वर्जन में इस लाइन की डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है, अब आप हटाना चाहो तो इस लाइन को हटा सकते हो, बट मैं कहूंगा रख रहने दो अभी, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें जो होंगी रिएक्ट में, जो भी काम करेंगे वो इस रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर रैप्ड होता है, ठीक है, मतलब सारी चीजें रिएक्ट के अंदर आती हैं। इसके अलावा हमें इंपोर्ट करना है इसमें रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम स्लैश क्लाइंट्स। ये जो रिएक्ट डोम होता है ये वर्चुअल डोम होता है आपका, जैसे HTML का डोम होता है वैसे क्या होता है, ये
रियल रिएक्ट डोम होता है जो वर्चुअली ही काम करता है। उसके बाद जब ये चीजें रेंडर होती हैं ब्राउजर के पास, तो ये रिएक्ट डोम कन्वर्ट हो जाता है एचटीएमएल डोम में। ये सब वर्चुअल डोम कहते हैं, और जो एचटीएमएल का डोम होता है उसे रियल डोम कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये अलग है वो अलग है। तो यही बाद में जाके वो बन जाता है, वो बात अलग है, बट ये अलग है वो अलग है। अब जो रेंडर होंगी चीजें वो रिएक्ट डोम के थ्रू होंगी, तो मुझे इसका एक एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रूट नाम से कर लेता हूँ, नाम कुछ भी हो सकता है, जो भी रूट हो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अपन को लिखना है रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। आईडी किस नाम से थी? रूट नाम से। रूट कहाँ से आया? एचटीएमएल फाइल में। समझ में आया? वहां से जो भी कुछ रिटर्न करोगे यहाँ पे आएगा। तो इसके लिए हमने एक रूट मतलब एक एलिमेंट क्रिएट कर दिया है, ये रिएक्ट एलिमेंट है। ठीक है, क्या ये रिएक्ट एलिमेंट? यहां से लिखूंगा मैं रूट डॉट रेंडर। रेंडर करने का मतलब होता है सिंपली रिटर्न करना चीजों को। ठीक है, तो इसके अंदर मैं रिटर्न कर देता हूं एक h1 टैग हेलो वर्ल्ड। अब आप यहां पे जाके रिफ्रेश कर दीजिए, आपको हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा। सिंपल है। एक चीज नोटिस करो करिए आपने, हमने जावा स्क्रिप्ट के कोड के साथ साथ एचटीएमएल का कोड भी लिखा है। तो एक्चुअली ये ना तो जावा स्क्रिप्ट है ना ही एचटीएमएल है, ये जेएसएक्स है। जेएसएक्स मतलब जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, तो रिएक्ट की ब्यूटी ये है कि इसमें कोई भी टेम्पलेट इंजन नहीं होते हैं। टेम्पलेट इंजन एक अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। टेम्पलेट इंजन का मतलब होता है कि उसमें एचटीएमएल के कोड के अंदर हम लोग वेरिएबल वगैरह यूज कर सकते हैं। वो चीज आप लोग पढ़ोगे जो हम लोग एक्सप्रेस पढ़ेंगे बैकएंड वर्ड में, एक्सप्रेस वगैरह इग्नोर करो। तो इसमें जेएसएक्स होता है, जेएसएक्स का मतलब होता है रिएक्ट विद एक्सएमएल। तो ये आपका एक्सएमएल पार्ट है और ये आपका जावास्क्रिप्ट पार्ट है, जो मिलके बनता है जेएसएक्स, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा। यहां तक सब चीजें समझ में आ गई सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? आगे कंटिन्यू करें। अब बात आती है कि भाई मेरी वेबसाइट में एक लाइन तो नहीं होगी, है ना? ज्यादा होंगी। हाँ देखो, मैं हाँ बिल्कुल, मेरी बात सुनो ध्यान से, कंफ्यूज मत हो यार, तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, ध्यान से सुनो। हमारी एप्लीकेशन में मैंने बोला पहले ही कि एक ही एचटीएमएल फाइल होगी, जो कि होगी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इसके अंदर एक डिवीजन बनी हुई है रूट नाम से, और जो भी कुछ मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा वो रूट को, इस रूट को मैंने क्या मैंने कौन सी आईडी दी है? रूट। ये रूट कहाँ से आएगा? वो वाली रूट आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो भी कुछ रिटर्न करूंगा वो चीज यहाँ पे आ जाएगी। आप यहाँ पे जाके देखो, इसे मैं इंस्पेक्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो बॉडी के अंदर क्या है, डिवीजन आईडी रूट, और इसके अंदर देखो यही लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। समझ में आया? तो ये चीज उस जगह पे रेंडर हो चुकी है। अब इसको यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे करो, देखना कितना कोड लिखा हुआ है इसमें। इसमें वो लाइन आ रही है हेलो वर्ल्ड वाली? नहीं ना? तो गूगल इसे कैसे क्रॉल करेगा? इसलिए इस वेबसाइट का एसईओ नहीं होता है। समझ में आया? इसका एसईओ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोड दिखेगा ही नहीं आपको। इसके लिए आता है नेक्स्ट जेएस। लेकिन अब बात आती है कि जब नेक्स्ट जेएस पे ही काम होता है तो फिर रिएक्ट जेएस किस लिए? तो ऐसा नहीं है कि काम सिर्फ नेक्स्ट जेएस पे होता है, और हर एक वेबसाइट की एसईओ हो ये जरूरी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी एसईओ हम लोग नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि गूगल हमारी वेबसाइट को रैंक करे। रीजन, हम उसे सिक्योर रखना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट, जैसे मैं ड्यूकेट का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है? वैसे ड्यूकेट जो इंडिया वेबसाइट फिलहाल है, ये मैंने और दीपक ने मिलकर बनाई है, ड्यूकेट इंडिया। तो इसमें जो आपको कंटेंट नजर आ रहा है ये नेक्स्ट जेएस है, ठीक है? लेकिन इसमें जो कंटेंट आ रहा है ना, वो इस वेबसाइट से नहीं आ रहा है, उसके लिए एक अलग वेबसाइट बनी हुई है। वो वेबसाइट है admin.ducatindia.com। ये एक अलग वेबसाइट है, मैं लॉगिन करके नहीं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये वेबसाइट बनी हुई है
रिएक्ट जेएस में आप इसका पेज सोर्स देखो, सेम नजर आ रहा है ना जैसा बनाया था अभी, कुछ नहीं है ना इसमें। तो मैं अब, ये हमारी वेबसाइट है जहां से कंटेंट हम लोग डालते हैं, तो मैं इसे क्यों रैंक कराऊंगा, क्योंकि ये तो हमारे इंटरनल पर्पस के लिए है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एडमिन पैनल्स। तो जो हमारे एडमिन पैनल्स होते हैं, हम कभी भी उन्हें रैंक नहीं कराते हैं। ठीक है, इसलिए वो किसमें बनाते हैं, रिएक्ट जेएस में। और जो हमारा क्लाइंट साइड का प्रोडक्ट होता है, जैसे ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट मैं लाइव कराना चाहता हूँ, तो इसमें आप पेज सोर्स पे जाओ तो यहाँ पे कंटेंट नजर आएगा आपको काफी सारा, इसमें आ रहा है। तो ये चीज बनी है नेक्स्ट जेएस के अंदर, समझ में आया। तो रिएक्ट भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जेएस भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पे काम होता है इंडस्ट्री में। इनफैक्ट एक ही वेबसाइट के लिए दोनों पे काम होता है, नेक्स्ट पे भी, रिएक्ट जेएस पे भी। एडमिन पैनल रिएक्ट जेएस में बनेगा, और उसका जो फ्रंट व्यू होगा जो लोगों के लिए है, वो आपका नेक्स्ट जेएस में बनेगा। सिंपल है। और अगर आप रिएक्ट जेएस सीख जाते हैं, तो नेक्स्ट जेएस सीखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो रिएक्ट बेस्ड ही है, बस आपको थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती हैं और कुछ नहीं। समझ में आ गया। तो बात आती है वापस से कि भाई एक वेबसाइट में खाली एक लाइन तो नहीं होगी, मल्टीपल लाइंस होंगी एक पेज में। तो मैं मल्टीपल लाइन क्या यहाँ पे लिख सकता हूं, तो इसका आंसर है नो। मैं यहाँ पे फिलहाल मल्टीपल लाइन नहीं लिख सकता डायरेक्टली। ठीक है, फिर सॉल्यूशन भाई वैसे तो फिर मेरा काम ही नहीं चलेगा। मैं अब जितने भी कंपोनेंट बनाऊंगा, मैं अगर मान लो एक वेब पेज में 1000 लाइन डाल रहा हूँ, तो क्या मैं 1000 बार उसे अलग अलग रेंडर करूंगा, नहीं ना, बिल्कुल। तो इसके लिए हमें करना होता है कि इसे एक ग्रुप बनाते हैं हम लोग। पहले मैं काम करता हूँ यार, इसे कॉपी, पुराना कोड आपको ताकि मिल जाए, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं अब, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे हमें रैप करके भेजना पड़ेगा ग्रुप बना के। अब ग्रुप बनाने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका सबसे सिंपल, आप इसे एक एरे बनाओ। देखो अब एरर खत्म हो गया, आप यहाँ पे जाके रन करोगे, दूसरी लाइन भी आ गई, समझ में आया। तो एक एरे बना के रिटर्न कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि यार मैं एरे बनाऊंगा तो क्या 1000 लाइन होंगी, तो मैं 1000 लाइनें अलग अलग, मैं कोमा लिखता फिरूंगा उनमें, तो परेशानी हो जाएगी ना। 1000 लाइन का कोड में कहाँ कहाँ मैं कोमा लगाऊंगा। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है कि छोड़ो, अगर आपको एरे नहीं चाहिए मत बनाओ भाई, इसकी जगह पे आप डिवीजन यूज कर लो, क्योंकि डिव का काम भी तो यही होता है भाई। डिव का काम क्या होता है, ग्रुप करना एलिमेंट्स को, यही होता है डिव का काम। तो क्या ये काम करेगा, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन अब बात आती है, इसका एक बार इंस्पेक्ट करना है इसे, बॉडी, डिव के अंदर डिव, उसके अंदर आइटम। अगर मैं इस सी एस एस लिख रहा हूँ, तो फिर मुझे थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जितनी एक्स्ट्रा डिविजन होती है, फिर परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट लगाने में प्रॉब्लम होती है ना, पेरेंट चाइल्ड में लगाने में। तो यार ये तो एक ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सॉल्यूशन है, नो डाउट। अगर आपको सी एस एस लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, डेफिनेटली ये यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सी एस एस लिखने में प्रॉब्लम आएगी, तो एक्स्ट्रा डिविजन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका सॉल्यूशन होता है रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। आप अपने एलिमेंट्स को रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर रैप कर दो, इससे ये रन भी हो जाएगा और कोई एक्स्ट्रा डिवीजन नहीं बनेगी। देखो कोई एक्स्ट्रा डिवीजन नहीं है, समझ में आया। तो क्या करना है, रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर रैप करना है। लेकिन अब इतना बड़ा वर्ड बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसका भी सॉल्यूशन है, आप रिएक्ट फ्रेगमेंट मत ही लिखो, हटा दो। लेकिन आपको ये एम्प्टी एंगल ब्रैकेट्स लगाने हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसे बोलते हैं रिएक्ट सिंटैक्टिक सुगर फॉर्मेट। ठीक है, रिएक्ट फ्रेगमेंट सिंटैक्टिक सुगर फॉर्मेट, नाम बड़ा है लेकिन सिंटैक्स छोटा है। ठीक है, रिएक्ट लिख लेना, याद ना रहे तो, रिएक्ट फ्रेगमेंट सिंटैक्टिक सुगर फॉर्मेट।
ये सबसे बेस्ट तरीका है मल्टीपल लाइंस को रैप करने का, कोई एक्स्ट्रा डिवीजन नहीं बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो हम लोग आगे भी यही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इसमें। रिएक्ट फ्रेगमेंट, सिंटैक्टिक, सुगर फॉर्मेट, या सिंपली शॉर्ट शॉर्ट में बोले तो सुगर फॉर्मेट। ठीक है, तो ये शुगर फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे जिससे हम लोग चीजों को थोड़ा बेटर तरीके से रैप कर सकते हैं मल्टीपल। अब यहाँ पे चाहे 1000 लाइन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट हम लोग आगे यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग। पहले आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करो, बनाओ उसे, और ये जो छोटे मोटे कोड्स हैं इनको रन करके देखो। यहाँ पे टेबल बना के देखो, लिस्ट बना के देखो, फॉर्म बना के देखो। इनपुट मत नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट बना के देखो। ठीक है, कुछ और मतलब CSS मत लगाना अभी, अभी हमने कंपोनेंट नहीं बनाए हैं। तो बस अरे ऐसे क्रिएट करके देख लो, लिस्ट वगैरह एंकर टैग क्रिएट करके देख लो, दो चार चीजें करके देखो इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हम लोग कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, और फिर कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डेटा कैसे पास करते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं, इवेंट्स कैसे लगाते हैं। बेसिक बेसिक चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है भाई, सो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में जिन बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं है नोट कर लेना। ठीक है, मेरा नाम नितिन चौहान है। तो मुझे कल मैसेज कर देना, मैं आपको नितिन सर का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा जिनसे आपको लिंक मिलेगा क्लासरूम का, जहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, ना खड़े हो। बैठ जाओ भाई। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। आज के लिए इतना ही।